आज हम लोग चैप्टर 4 में इलेक्ट्रल पॉलिटिक्स में चर्चा करेंगे। तो लोग पहले ही बताए थे, उन्होंने जाना था कि इलेक्शन के जो प्रकार होते हैं कि जनरल इलेक्शन, मिड टर्म इलेक्शन, बाय इलेक्शन और इसकी परिभाषा और साथ ही साथ अपने देश में ऐसे कई एग्जाम्पल्स है। हमने इस प्रकार के तीनों इलेक्शन के बारे में स्पष्ट किया था। अब है एक जो बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है, टॉप मेन पॉइंट है, वो है कोड ऑफ कंडक्ट। यह कोड ऑफ कंडक्ट क्या है? जिसका तो हर कुछ का कोड ऑफ कंडक्ट होता है। ये इलेक्शन का कोड ऑफ कंडक्ट है। आप लोगों ने पढ़ा होगा, सुना होगा, ये आचार संहिता चुनाव आचार संहिता, ये क्या है? ये चुनाव आयोग के द्वारा चुनाव से संबंधित विभिन्न प्रक्रियाओं को संपन्न करने के लिए कुछ नियम बनाता है और उन नियमों का अक्षरशः पालन प्रत्येक पार्टी को करना होता है। यानी चुनाव आयोग विभिन्न पार्टियों के सहमति से, विचार से अंततः उनसे राय लिया जाता है और जो भी नियम बनाए जाते हैं उन्हें बताया जाता है, विभिन्न पार्टियों को बताया जाता है कि चुनाव के लिए जो रूल निर्धारित किए गए हैं वो रूल को हर किसी पार्टी को, हर किसी कैंडिडेट को ओबे करना होगा। यदि ऐसा नहीं करते हैं तो उनके ऊपर कार्रवाई होगी। यहाँ तक कि यदि उन नियमों का पालन नहीं होता है तो इसी स्थिति में यस, चुनाव आयोग यानी इलेक्शन कमीशन हैज राइट टू कैंसिल टू देयर नॉमिनेशन, टू कैंसिल टू देयर membership, maybe that candidate elected, यानी वो निर्वाचित हो चुका है, उसके बाद भी यदि बड़ी धांधली चुनाव आयोग के समक्ष आ जाए उस कैंडिडेट से संबंधित, तो वैसी स्थिति में चुनाव आयोग को यहां तक अधिकार है कि उनके मेंबरशिप को समाप्त कर, यानी उनके सदस्यता को समाप्त कर। चुनाव आयोग इन चुनाव से संबंधित जितने भी नियम बनाते हैं उन नियमों का संग्रह ही कोड ऑफ कंडक्ट के रूप में जाना जाता है। कोड ऑफ कंडक्ट इज ए सेट ऑफ रूल्स outlining the norms, rules and responsibilities or the proper practices of an individual party or an organization. Okay? तो ये कोड ऑफ कंडक्ट का होता है। ठीक है? अब इसके बाद एक यह भी महत्वपूर्ण है जान लेना, ये इलेक्टोरल कंस्टिट्यूएंसी, ये क्या है? ये
ये कंस्टिट्यूएंसीज आप सबको ज्ञात होगा। अपना जो देश है बड़ा ही विशाल देश है और संपूर्ण देश के स्तर पर किसी एक व्यक्ति के द्वारा सभी प्रकार के कार्यों का संपादन, प्रॉपरली देख रेख असंभव है। इसीलिए देश को विभिन्न क्षेत्रों में बांटा गया है और इन विभिन्न क्षेत्रों को ही इलेक्ट्रल पॉलिटिक्स, इलेक्ट्रल कंस्टिट्यूएंसीज के नाम से जाना जाता है। यानी संपूर्ण देश को चुनाव की दृष्टि से विभिन्न एरियाज में बांटा जाता है और उसी विभिन्न एरियाज को इलेक्ट्रल कंस्टिट्यूएंसीज के रूप में हम जानते हैं। क्योंकि आप सबको ज्ञात है, अभी मैंने यहाँ लिखा है 543 है मेंबर। ये 543 मेंबर का मतलब हुआ कि देश, संपूर्ण देश को 543 कंस्टिट्यूएंसीज में क्या किया गया है, बांटा गया है और प्रत्येक कंस्टिट्यूएंसी से एक एक उम्मीदवार, एक एक कैंडिडेट का चुनाव होता है। वह चुनाव किसके द्वारा होता है, तो जनता के द्वारा होता है। वह देश का नागरिक हो, कम से कम 18 वर्ष की आयु को वह प्राप्त कर चुका हो, यानी कि 18 वर्ष से ऊपर की अवस्था हो और वोटर लिस्ट में हो। आगे चर्चा करेंगे वोटर लिस्ट क्या है। वोटर लिस्ट में उसका नाम, उसको हम लोग हिंदी में कहते हैं मतदाता सूची। ये इसको हिंदी में कहते हैं चुनाव आचार संहिता। मैंने यहाँ स्पष्ट कर दिया है। और इसको हम हिंदी में क्या कहते हैं, इलेक्ट्रल कंस्टिट्यूएंसी को निर्वाचन क्षेत्र कहते हैं। क्या कहते हैं, निर्वाचन क्षेत्र कहते हैं। तो ये 543 है, ये 543 क्षेत्र में, निर्वाचन क्षेत्र में संपूर्ण देश को बांटा गया है और इसमें से चुनाव सभी पर होना है, 543 पर होना है। लेकिन इसमें से अब है कि कैटेगरी बना दिया गया है। आप सबको ज्ञात है कि कैटेगरी क्यों बनाया गया है, क्योंकि जब संविधान का निर्माण हो रहा था तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने महसूस किया और उनके अन्य विशेषज्ञों ने कि संपूर्ण देश के सभी नागरिकों को, आम जनता को के सर्वांगीण विकास के लिए, को एक साथ लेके चलने के लिए यह आवश्यक है कि इस प्रकार से कुछ कैटेगरीज बना दिया जाए। ऐसा इसलिए कि देश में, समाज में सभी समुदाय के लोग और हर प्रकार के लोग निवास करते हैं। कोई सामर्थ्यवान है, कोई बहुत पढ़े लिखे हैं, कोई बहुत प्रॉस्पेरस है, कोई मिडिल लेवल के हैं, कोई बेहद पुअरर यानी निम्नतर जीवन बिता रहे हैं, जो इकोनॉमिकली, सोशली
पॉलिटिकली, कल्चरली बहुत बहुत पिछड़ा है। और those they have no capacity to run among all general people, those who are more capable, more effective. So it is necessary to provide some special provision, and that is why those people who are under a list, that people are economically poorer, they will take more facilities from the provision of our constitution. यानी ऐसे लोग जो बहुत कमजोर हैं, जो अन्य तमाम लोगों के साथ नहीं चल सकते हैं, they cannot survive, यानी वो अस्तित्व में, संघर्ष में आगे नहीं आ सकते हैं, ऐसे लोगों की एक सूची बना दी गई। ऐसी ही सूची को शेड्यूल कास्ट के नाम से जानते हैं। एससी जो है उसको हम क्या कहते हैं? शेड्यूल कास्ट कहते हैं। और ऐसे लोगों को चुनाव में, यानी कि ऐसा क्षेत्र आरक्षित कर दें, रिजर्व कर दें, जिसमें इसी समुदाय के, यानी शेड्यूल कास्ट समुदाय के लोग ही they will be entitled to stand for election to that concerning constituencies। तो ये 79 जो सीट हैं वो इस समुदाय के लोगों के लिए आरक्षित किया गया। आगे का है ये जो है यही रिजर्वेशन कॉन्स्टिट्यूएंसी है, यानी जो किसी पर्टिकुलर समुदाय के लिए रिजर्व रख दिया जाता है, यानी उसमें कोई दूसरे समुदाय के लोगों का इंटरफेयर नहीं होगा। वो दूसरे समुदाय के कैंडिडेट उसमें, उस क्षेत्र में वो नहीं स्टैंड कर सकते। केवल और केवल वैसे ही समुदाय के लोग उस क्षेत्र में स्टैंड करेंगे जो आरक्षित क्षेत्र है, जो रिजर्व कॉन्स्टिट्यूएंसी है, जो शेड्यूल कास्ट के अंतर्गत आता है। शेड्यूल कास्ट के अंतर्गत सामान्यतया वैसे व्यक्ति को रखा जाता है जो वास्तव में आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक रूप से बेहद कमजोर होते, इसीलिए इसे सिद्धांत किए गए। ये बात अलग है कि अब परिवारवाद का इसमें ज्यादा प्रभाव देखने को मिलता है, किंतु कमोबेश कुछ हम अपवाद को नजरअंदाज कर दें तो यह पद्धति अच्छी पद्धति है। और आने वाले समय में, क्योंकि अब ऐसी स्थिति बनते जा रही है कि आने वाले समय में देश के एक्सपर्ट, देश के नेता लोग इस पर विचार करेंगे कि कितने समय तक इस प्रकार की व्यवस्था बनाई जाए, कंटिन्यू रखी जाए। क्योंकि जब आप सबको ज्ञात होगा कि संविधान का निर्माण हुआ था तो ऐसे समुदाय के लोगों के लिए सिर्फ और सिर्फ 10 वर्ष आरक्षण देने का प्रावधान था, किंतु परिस्थिति के अनुसार से इसको क्रमशः बढ़ाते चले गए। ठीक है, और आज भी कंटिन्यू है। इसके बाद शेड्यूल ट्राइब्स होता है, एसटी का मतलब होता है फुल फॉर्म शेड्यूल ट्राइब्स। वैसे व्यक्ति जो शेड्यूल कास्ट से भी, वैसे समुदाय के लोग जो शेड्यूल कास्ट समुदाय के लोगों से भी और भी निकृष्टतम स्थिति में, बेहद कमजोर स्थिति में है। यहां तक कि
वो पहाड़ों में, पहाड़ की गुफाओं में, जंगलों में ही सामान्यतया ऐसे समुदाय के लोग निवास करते हैं। उसको तो और भी अधिक आवश्यकता है इस प्रकार की सुविधा की, ताकि वह भी समाज की विभिन्न धाराओं के साथ जुड़ सके और जन सामान्य के साथ कंधे से कंधा मिला करके आगे बढ़ सके, अपने कम्युनिटी का ज्यादा से ज्यादा बेहतर परफॉर्मेंस कर सके। तो इस प्रकार का प्रोविजन है ऐसे चीज का। और अभी मैंने 543 कहा है, किंतु 545 होता है। तो ये 545 में जो दो शेष रह जाते हैं, राष्ट्रपति ऐसे व्यक्ति का मनोनयन करते हैं जो किसी खास पर्टिकुलर, जो बेहद उनकी संख्या कम है देश में, अत्यंत ही उसका प्रतिनिधित्व नहीं के बराबर है। ऐसी स्थिति में ऐसी स्थिति में राष्ट्रपति, महामहिम राष्ट्रपति महोदय ऐसे समुदाय के लोगों को में से दो व्यक्ति का फॉर द रिप्रेजेंटेशन ऑफ दूज कम्युनिटी दे नॉमिनेट, वो क्या करते हैं, मनोनयन करते हैं, नामित करते हैं। तो इस प्रकार से 545 हो जाता है। अब है कि जो हम बता रहे थे, आपको समझ में आ गया होगा कि इलेक्टोरल पॉलिटिक्स क्या, कॉन्स्टिट्यूएंसीज क्या है। यानी संविधान, अपने देश के संविधान में ऐसा प्रावधान है कि ये जो विभिन्न प्रकार का, यानी विभिन्न क्षेत्रों में, जो निर्वाचन क्षेत्रों में देश को बांटा गया है, तो उसी को हम लोग इलेक्टोरल कॉन्स्टिट्यूएंसी के रूप में जानते हैं। अब एक वर्ड है रिजर्वेशन या रिजर्व कॉन्स्टिट्यूएंसी, रिजर्वेशन कॉन्स्टिट्यूएंसी, रिजर्व यानी रिजर्वेशन फॉर दैट कंसर्निंग कॉन्स्टिट्यूएंसी, या इसको हम रिजर्व कर सकते हैं, रिजर्व कॉन्स्टिट्यूएंसी, रिजर्व कॉन्स्टिट्यूएंसी। तो अभी हमने स्पष्ट किया कि देश को जो विभिन्न क्षेत्रों में बांटा गया है सुविधा की दृष्टि से, व्यवस्था की दृष्टि से, उसमें कुछ ऐसे क्षेत्र हैं। तो कितने क्षेत्र हैं, अब आप जोड़ लीजिए उतने क्षेत्रों पर, जैसे 79 प्लस 41, तो कितने हो गए, 79 प्लस 41, 0 और 7 4 11, यानी 120 सीट जो है कंस्टिट्यूएंसी, वो रिजर्व रख दिया जाता है। वो किनके लिए, तो शेड्यूल कास्ट के लिए और शेड्यूल ट्राइब्स के लिए, याद रखेंगे। 423 जो है, इस पर जनरल व्यक्ति स्टैंड कर सकते हैं। अब ये जनरल का क्या अर्थ होता है, यानी सामान्य कैंडिडेट के लिए। ये सामान्य कैंडिडेट में किसी भी समुदाय का व्यक्ति हो सकता है, वो चाहे उच्च क्लास का हो, तथा कथित लोग उच्च क्लास निम्न क्लास भी कहते हैं, उच्च क्लास का हो या निम्न क्लास का, उसको सभी समुदाय के लोग जो चाहे उस जनरल कैटेगरी में स्टैंड कर सकते हैं। बाकी जो 120 है, इसमें जनरल कैटेगरी के जो व्यक्ति हैं, कैंडिडेट हैं, वो किसी भी सूरत में स्टैंड करने के लिए, चुनाव में खड़ा होने के लिए इंटाइटल नहीं हो सकते।
है वोटर लिस्ट। तो चुनाव को संपन्न कराने के लिए एक और विधान है कि भाई प्रत्येक 5 वर्ष पर जो चुनाव होता है तो 18 वर्ष एवं उससे अधिक उम्र के जितने भी भारत के नागरिक हैं वो इंटाइटल हैं, वो ऑथराइज्ड हैं अपने पोलिंग का प्रयोग करने के, वोट देने का प्रयोग करने के लिए, वोट देने के लिए। तो इसकी सूची बनाई जाती है आयोग के द्वारा, विभिन्न इकाइयों के माध्यम से। तो वो पता करता है कि विभिन्न क्षेत्रों में किस किस वर्ग के, किस किस समुदाय के 18 वर्ष से अधिक व्यक्ति हैं, उनका नाम, उनका एड्रेस, वो सब उसमें अंकित रहता है। ऐसी ही सूची जिस सूची में 18 वर्ष एवं उससे अधिक उम्र के भारत के नागरिक होते हैं उनका नाम अंकित रहता है। तो मतदाताओं का जो लिस्ट बनाया जाता है, वोटरों की जो सूची बनाई जाती है, उसे ही क्या कहा जाता है? वोटर लिस्ट कहा जाता है। अब है इसके बाद एक वर्ड आता है, आप लोग सुनते भी होंगे जब इलेक्शन का समय आता है, नॉमिनेशन देने का, यानी नामांकन कराने के लिए। इससे तात्पर्य होता है जब चुनाव का समय आता है तो उस समय में एक निर्धारित कालखंड में जो कैंडिडेट स्टैंड करना चाहते हैं, चुनाव लड़ना चाहते हैं, वैसे कैंडिडेट अपना नामांकन दर्ज कराते हैं चुनाव आयोग के कार्यालय में, जो चुनाव आयोग द्वारा निर्धारित किया जाता है ऐसे ऑफिस में जाकर। तो इसी को कहा जाता है नॉमिनेशन ऑफ कैंडिडेट। तो आज की कक्षा में हम इतना ही, शेष और जो अंश है इस पर अगले दिन हम लोग चर्चा करेंगे। आज